दक्षिण गाजा में भीषण बमबारी हो रही है। दीर अल बला में बमबारी कर रही है इजराइल की सेना। अब तक गाजा में 13,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और एक और बड़ी खबर लेबनान बॉर्डर से। लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर हमले। उत्तरी इजराइल में गूंजे अलर्ट सायरन। लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर हमले रुक नहीं रहे। उसी की एक तस्वीर। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। इजराइल के गाजा पर हमले का विरोध। ये देखिए मैनचेस्टर में फिलिस्तीन के समर्थक कैसे जुटे और गाजा पर इजराइल के हमले का विरोध करते दिखे ये लोग। नीदरलैंड्स में फिलिस्तीन समर्थकों का हुजूम दिखा है। फिलिस्तीन आजाद होगा के नारे लगाए गए हैं। मैनचेस्टर के बाद नीदरलैंड्स की तस्वीरें देखिए जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने एक बड़ी रैली निकाली। और अब रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी बड़ी खबर। बाखमुत में रूसी स्नाइपर का पिन पॉइंट अटैक। बंकर में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों को निशाना बनाया है एक रूसी स्नाइपर ने। इससे पहले यूक्रेन के स्नाइपर का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सामने आया था। अब रूसी स्नाइपर कैसे बंकर में छिपे यूक्रेनी सैनिकों को निशाना बना रहे हैं, ये उसकी तस्वीर। देखिए एक और बड़ी खबर। कुपियांस्क में रूस का आर्टिलरी अटैक आया है सामने। पोलैंड से यूक्रेन को मिले क्रैब हॉवित्जर पर हमला। कुपियांस्क में रूस का आर्टिलरी अटैक। देखिए ये पोलैंड से यूक्रेन को जो क्रैब हॉवित्जर्स मिली हैं उन पर हमला किया रूस ने। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन हमला नाकाम कर दिया। एक बड़ी खबर। रूसी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन हमला नाकाम कर दिया। रूसी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया यूक्रेन की सेना ने। आइए आपको तीन खबरें तीन बड़ी तस्वीरों के साथ दिखाते हैं। देखिए ये समझिए आपकी यूक्रेन और रूस में वॉर अभी भी वैसी ही चल रही है जैसी 2 साल पहले शुरू हुई थी। अभी ये वॉर रुकी नहीं है। ये देखिए बंकर में छिपे यूक्रेनी सैनिक को कैसे निशाना बनाया रूस के एक स्नाइपर ने, उसकी तस्वीर। यूक्रेन को पोलैंड से जो हॉवित्जर मिले उस पर रूस ने कैसे अटैक किया और फिर यूक्रेन का दावा कि उसने रूसी ड्रोन्स को कैसे मार गिराया। ये अंधेरे में फायरिंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं जो ड्रोन पर की गई। और अब मेक्सिको से एक बड़ी खबर। मेक्सिको में धधका पोपोकाटेल ज्वालामुखी। आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये मेक्सिको में पोपोकाटेल ज्वालामुखी के धधकने की तस्वीरें हैं। आसपास के इलाकों को येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब वक्त हो चुका है आपको ये 8 बड़ी खबरें जो गाजा से, यूक्रेन से, मेक्सिको से आ रही हैं बिग वॉल पर दिखाने के। उसके बाद आपको विध्वंस से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें दिखाएंगे। ये 8 बड़ी खबरें आपके सामने। दीर अल बला, साउथ गाजा, जबरदस्त बमबारी चल रही है वहां पर इजराइल की। लेबनान बॉर्डर, इजराइल पर हमले हो रहे हैं। लेबनान बॉर्डर से लगातार उत्तरी इजराइल में सायरन की आवाज। इजराइल के गाजा पर हमले का विरोध दुनिया भर में, चाहे वो मैनचेस्टर हो या फिर नीदरलैंड्स, फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं। 4 बड़ी खबरें गाजा वॉर से। अब आपको रूस और यूक्रेन के वॉर से जुड़ी खबरें दिखाता हूं। बंकर में छिपे यूक्रेनी सैनिक को कैसे रूस के एक स्नाइपर ने पिन पॉइंट अटैक में निशाना बनाया, यह उसकी खबर। कुपियांस्क में कैसे वहां पर क्रैब हॉवित्जर जो पोलैंड से यूक्रेन को मिले उस पर रूस ने कैसे अटैक किया, यह उसकी खबर। इसके अलावा देखिए यहां पर यूक्रेनी सेना ने ड्रोन हमला नाकाम करने का दावा किया। उनका कहना है कि रूस ने जो ड्रोन से हमला किया हमने उसको मार गिराया। और फिर एक बड़ी खबर आई मेक्सिको से जहां पोपोकाटेल ज्वालामुखी भड़क गया और उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आसपास के इलाकों में कैसे वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया। लेकिन अब
विध्वंस से जुड़ी खबरें आपको बताने जा रहा हूं मैं। विध्वंस से जुड़ी खबरें कौन सी हैं वो आप देख लीजिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है पहले आपको वो बताता हूं। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल अनुज माथुर सर हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन सर हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से विपिन चौबे आपके साथ जुड़ चुके हैं। विपिन के पास भी जाएंगे। पीछे आप देखिए तस्वीरों में विपिन लगातार आपको दिखा रहे हैं कि गाजा में कैसे एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं और क्या हो रहा है। विपिन आता हूं आपके पास, लेकिन पहले विध्वंस से जुड़ी खबरें। गाजा में आईडीएफ की विध्वंसक स्ट्राइक, एक साथ कई इमारतें तबाह। बमबारी के बाद पूरे इलाके में फैला है धुआं। हमास के सुरंग वाले ठिकानों पर हमला बोला है इजराइल की वायुसेना ने। और हमास ने आईडीएफ का टैंक उड़ा दिया। मरकुआ टैंक को उड़ाने का दावा किया है हमास ने। हमास ने एक वीडियो जारी करके यह दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के मरकुआ टैंक को विध्वंस करके उड़ा दिया। और इजराइल का एक और टैंक तबाह। हमास लड़ाके ने मोर्टार से टैंक उड़ाया। टैंक के पास जाकर मोर्टार रखा। ये देखिए हमास लड़ाके ने कैसे इजराइल के एक टैंक के पास मोर्टार रखा और मोर्टार रखते ही वो टैंक कैसे उसमें ब्लास्ट हुआ, कैसे उस विध्वंस में उस टैंक को नुकसान पहुंचा, ये देख सकते हैं आप। और गाजा के रिमल में आईडीएफ का हमला। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ की कमांडो यूनिट का ऑपरेशन। हमास की 35 सुरंगें मिलने का दावा किया गया है। इजराइल ने कहा अभियान में कई हमास लड़ाके मारे गए। भारी मात्रा में हमास के हथियार भी तबाह हुए हैं। तो गाजा में विध्वंस, आइए आपको गाजा के विध्वंस का हिसाब देता हूं मैं बिग वॉल पर, फिर अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। देखिए अभी तक इस वॉर में, देखिए यह आया डेटा आपके सामने, 13,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 5500 बच्चों की मौत इस वॉर में हो चुकी है अभी तक, और 5500 बच्चे, 3500 महिलाएं हैं इसमें। इसके अलावा 30,000 लोग घायल हैं अभी। 8,84,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं इस वॉर में। यह डेटा बताता है कि गाजा में यह विध्वंस किस तरह से चल रहा है। ये नंबर्स बहुत अपने आप में बड़े सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जनरल माथुर, ये नंबर एक तरफ के हैं या आप इसको एक हॉलिस्टिक पिक्चर के तौर पर देखते हैं वॉर में? क्योंकि जब इजराइल से यह सवाल पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि हम 7 अक्टूबर का हमला कैसे भूल जाएं, दुनिया उसको क्यों नहीं देखती? गौरव देखो, इतना बड़ा नुकसान नॉन कॉम्बेटेंट्स का, सिविलियंस का, बच्चों का, महिलाओं का, नथिंग कैन जस्टिफाई दैट। लेकिन उसी सांस में मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि मुझे लगता नहीं कि कोई इस प्रकार की कोई एमिनेशन हमारे पास है जो कि डिफरेंशिएट कर सके कि ये इनोसेंट है या ये वो है। सबसे बड़ी समस्या हमास की है। हमास ने पूरी की पूरी तैयारी करी हुई है कि वो किस प्रकार से हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, रिलीजियस प्लेसेस को, इनको अपने आप को बचाने के लिए शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सके। वही वो लगातार करता चला जा रहा है और उसी की वजह है कि आपको इस प्रकार के बहुत जबरदस्त नुकसान देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी जरूरत इस बात की है गौरव कि जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो इनके खिलाफ उठे, क्योंकि जितना आतंक हमास का किसी और के लिए है उतना ही आतंक हमास का मेरे मानना है कि जो फलस्तीनी हैं उनके लिए है, जो आम फलस्तीनी है। और ये बात आम फलस्तीनी, आप कह रहे हैं फलस्तीनी लोगों को यहाँ पर उठना चाहिए। इजराइल कहता है कि आम फलस्तीनी में ही हमास के लड़ाके शामिल हैं और जितने लोग जिनकी मौत हुई है उसमें वो कहता है हजारों इसमें हमास के लड़ाके हैं। गाजा पर समंदर से हमले का वीडियो सामने आया है। इजरायली नौसेना ने ताबड़तोड़ अटैक किया है गाजा पर समंदर से। तटीय इलाकों से इजराइल की नौसेना का ऑपरेशन लगातार जारी है और वो चाहे समंदर हो, चाहे जमीन हो या फिर आसमान, हर जगह से इस वक्त हमास के ऊपर लगातार हमले जारी हैं। तटीय इलाकों से नेवी का ऑपरेशन तो हमने आपको दिखाया, लेकिन इजरायली एयरफोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। अब ये देखिए, खुफिया इनपुट के बाद एयर स्ट्राइक की है इजराइल की एयरफोर्स ने।
एक साथ 3 हमास कमांडर इस हमले में मारे गए हैं। हमले में पूरी इमारत मिट्टी में मिल गई। और तेजी से ग्राउंड फोर्सेस भी गाजा में आगे बढ़ रही हैं। करीब आधे इलाके तक पहुंच चुके हैं आईडीएफ के जवान। हमने आपको समंदर से हमला दिखाया, आसमान से हमला दिखाया, अब जमीन से देखिए। 40 से 50% इलाकों तक ये ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल की सेना का पहुंच चुका है। और खासकर नॉर्थ गाजा में तो हर तरफ इजराइल की सेना का कंट्रोल लगभग हो चुका है। और अब वो साउथ गाजा की तरफ भी जा चुके हैं। साउथ गाजा में अब ये लड़ाई केंद्रित होती जा रही है। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, देखिए समंदर, आसमान, जमीन, हर तरफ से इजराइल हमलावर है। लेकिन आज युद्ध का 45वां डे है, 45वां दिन है। उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि इजराइल का जो मकसद था, इजराइल अपने मकसद में कामयाब हो पाया? इजराइल यहां तक पहुंचा है, इसका एकमात्र रीजन है गौरव, वो है इनको जो अनकंडीशनल सपोर्ट यूनाइटेड नेशन से, यूनाइटेड स्टेट्स से मिल रहा है, यूएसए से मिल रहा है और अधिकांश यूरोपियन नेशन से मिल रहा है। मैं हमेशा से कहता आया हूं और माथुर सर भी यही कह रहे हैं, इस पूरी लड़ाई में हमास के लड़ाके आए, 1000, 1500, 2000 लोगों को मारे। उसके अपोजिंग कितने लोग पैलेस्टीन में मरे और पूरे के पूरे हमास का सफाया शुरू हो गया। अंग्रेजी में कहते हैं ना, हाउ कन्वीनियंट इज दैट। ये मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि ये सबको, आपको, मुझे, कोई भी बच्चे को आप पूछ लीजिएगा, ऐसे अटैक में इजराइल का क्या प्रतिक्रिया रहेगा, वही प्रतिक्रिया हमें देखने मिल रहा है। और ये कन्वीनियंस कहां से पैदा हुआ, ये मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है। मेरा सवाल तो कुछ और है, मैं कन्वीनियंस के सवाल पे आ ही नहीं रहा हूं सर। मैं तो ये पूछ रहा हूं 45 दिन में इजराइल को हासिल क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हमास के खात्मे तक हमारा ये मिशन जारी रहेगा। कितना खात्मा कर चुके वो हमास का, कुछ पता है, चल रहा है आपको? देखिए, रफा तक पुश करेंगे इनको। और मैं अपने चैनल में कई बार कहता आया हूं, जब नॉर्थ गाजा खाली हो जाएगा तो इनोसेंट लोगों को निहत्थे यहां से नॉर्थ गाजा की तरफ टेंट्स में ले जाया जाएगा और ये पूरा का पूरा जो गाजा स्ट्रिप है इसको निस्तनाबूद कर दिया जाएगा, ऊपर भी, सतह के ऊपर भी, सतह के नीचे भी, और इनको टेंट्स में रख दिया जाएगा। और हो सकता है इनको फिर से ये रिहैबिलिटेट करें। बट अभी जिस हालात में हम गाजा स्ट्रिप को देख रहे हैं, उस हालात में ये गाजा स्ट्रिप को छोड़ेंगे ही नहीं, एक भी इमारत नहीं खड़ा होगा। यही इनका मंशा है। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी ये युद्ध लंबा चलेगा, अभी ये 2-4 महीने की बात नहीं है, ये लंबा चलेगा ये पूरा मामला। ठीक है, मैं आता हूं आप लोगों के पास। इसी बीच इजराइल हमले का हमास ने बदला लिया है। हमास ने इजराइल पर 4 रॉकेट दागे। पिछले 24 घंटे में 3 बड़े रॉकेट हमले किए हैं हमास ने। तो हमास के हमले भी नहीं रुक रहे हैं। ये देखिए, 7 अक्टूबर को जो ताबड़तोड़ 5000 रॉकेट एक साथ दागे थे हमास ने, उसके बाद भी वो गाहे बगाहे या रोजाना रॉकेट हमले कर रहा है। और ये कल 24 घंटे में 3 बड़े रॉकेट हमलों की तस्वीर है। उधर गाजा युद्ध में अब तक 65 आईडीएफ सैनिकों की मौत हो चुकी है। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस, इसमें नेवी भी है, इसमें आर्मी भी है, इसमें एयरफोर्स भी है। गाजा में 2 और इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। उत्तरी गाजा में ऑपरेशन के दौरान मौत पैरा ट्रूपर्स ब्रिगेड के थे ये दोनों सैनिक। और गाजा में इजरायली सेना को भारी नुकसान हुआ है। एक दिन में 29 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। एक दिन में 29 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। आईडीएफ के टैंक, कैरियर, बुलडोजर सब नष्ट हुए। हमास की कस्साम ब्रिगेड ने यह दावा किया है। जबालिया, बेतलाहिया, अल जैतून में ये हमले हुए हैं, ये कहा है हमास ने। तो आईडीएफ को भारी नुकसान गाजा में। उनके 29 आर्मर्ड व्हीकल, टैंक्स, कैरियर्स, ये सब तबाह हुए। आइए आपको दिखाते हैं हमास का दावा, आईडीएफ को भारी नुकसान। क्या दावा है हमास को, कितना नुकसान हुआ है? बिग वॉल पर दीजिए मुझे पीसीआर। ये देखिए, हमास का दावा, आईडीएफ को भारी नुकसान। 24 घंटे में इजरायली सेना के 29 सैन्य वाहन तबाह हो गए। इसके अलावा टैंक, बुलडोजर, पर्सनल कैरियर को निशाना बनाया हमास ने। ग्राउंड ऑपरेशन के बाद 270 इजरायली सैन्य वाहन अभी तक तबाह हो चुके हैं। कुछ इलाकों पर हमास के हमलों से आईडीएफ पीछे हटी है, कुछ इलाकों में। विपिन के पास चलते हैं। विपिन,
अब ये हमास का दावा सच है या इजराइल का दावा सच है, इसकी तो कोई अभी पुष्टि है नहीं। लेकिन आज जब आप वहां पर खड़े हैं, ये बताइए जो साउथ गाजा है वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं, वहां पर कितनी आगे बढ़ चुकी है इजराइल की सेना? देखिए, साउथ गाजा में अभी ग्राउंड ऑपरेशन पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। ये जरूर है कि अब जो एयर अटैक्स को लेकर बड़ी प्लानिंग कर रही है इजराइल। लेकिन जहां तक बात हमास के दावे की है, देखिए हमास के दावे में बहुत ज्यादा दम नजर नहीं आता, क्योंकि आज की तारीख में हमास ऑफेंसिव नहीं डिफेंसिव है, और आज की तारीख में ऑफेंसिव जो है वो इस पूरे मामले में इजराइल है। जहां तक सवाल फिर वापस लौटते हैं अगर साउथ गाजा पर, तो साउथ गाजा में बड़ा ऑपरेशन होना है। बार बार ये चेतावनी दी जा रही है कि अल अहली जो इलाका है वहां पर आप लोग शिफ्ट होइए, क्योंकि हमें ग्राउंड ऑपरेशन के साथ एयर अटैक्स भी करने हैं। प्लानिंग जैसी नॉर्थ गाजा में थी गौरव, अल अहली कहां सेम पर है? वैसी ही प्लानिंग है, लेकिन बाधाएं बहुत हैं। ये खान यूनिस के आसपास का इलाका पड़ता है, उसी जगह पर अल अहली है, और वहां पर ये लोग शिफ्ट करना चाहते हैं। ये लगभग 10-12 किलोमीटर का पोर्शन है। वहां पर ये चाहते हैं कि 25 लाख लोग शिफ्ट हो जाएं और बाकी के इलाके में हम ऑपरेशन चलाएं। और जिस तरह से नॉर्थ गाजा हमने हमास से मुक्त किया, वैसे ही हम साउथ गाजा को मुक्त करेंगे। लेकिन चैलेंजेस बहुत ज्यादा है गौरव, चाहे आप एयर अटैक करेंगे तो भी चैलेंजेस है, क्योंकि उसमें बड़े नरसंहार होने की आशंका है। एक्सपर्ट्स हैं जो आर्मी से हैं या जो एयरफोर्स से हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताएंगे कि 25 लाख लोगों को क्या इस तरह से मूव किया जा सकता है, और करेंगे तो उसमें कोलेटरल डैमेज कैसे आप लिमिटेड करेंगे। हमास एक्सपोज्ड, ये कह रहा है इजराइल कि हमास को हमने एक्सपोज कर दिया है, और वो सबूत मिले हैं। गाजा के शिफा अस्पताल में हमास की सुरंगों के सबूत मिले हैं। हमास की 55 मीटर लंबी सुरंग मिली है। अस्पताल के अंदर 10 मीटर गहरी सुरंग मिली है। शिफा अस्पताल की सुरंग में मिले फायरिंग एरिया। आईडीएफ ने जारी किया सुरंग के सबूत का वीडियो। सुरंग के नजदीक मिले हमास के पिकअप ट्रक। ये देखिए कैसे आईडीएफ का ये कैमरा हमास की सुरंगों में जा रहा है। आई एम श्योर ये ड्रोन जैसा कोई कैमरा है, क्योंकि जिस तरह से ये तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये जरूर एक ड्रोन है आईडीएफ का जो इस हमास की सुरंग में उतरा है। और आप देख सकते हैं कि कैसे ये आगे बढ़ता हुआ ये ड्रोन कैमरा, जिसमें आईडीएफ ने हमास की सुरंग का सबूत दिया है दुनिया के सामने, और ये बताया है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे कैसे हमास की सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। उधर शिफा अस्पताल में हमास के ठिकाने का एक और सबूत। शिफा अस्पताल में बंधकों के छिपाने के सबूत सामने आए। 7 अक्टूबर को बंधकों को अस्पताल में छिपाया गया। थाईलैंड और नेपाल के नागरिकों को वहां पर छिपाया गया। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ है। इसमें एक स्ट्रेचर पर एक बंधक को आप लेटे देख सकते हैं, और कहा यह जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। ऊपर आप काउंटर देखेंगे, अगर लेफ्ट साइड आप जो नंबर्स देख रहे हैं, यहां पर तारीख 7 अक्टूबर आपको समझ में आएगी। और ये कहा जा रहा है आईडीएफ की तरफ से कि ये लोग हमास के लड़ाके हैं जो एक बंधक को लेकर आए थे जिसकी तबीयत खराब थी, और उसका इलाज कराने ही अल शिफा अस्पताल में लेकर आए थे। कुछ लोगों के पास आप यहां पर बंदूकें भी देख सकते हैं, राइफल्स भी देख सकते हैं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक जगह खून दिख रहा है, आप देखिए हमास का ठिकाना और अल शिफा अस्पताल। आप देखिए पहला सबूत हमास के सुरंग, और दूसरा सबूत बंधकों को किस तरह से यहां पर अल शिफा हॉस्पिटल में लेकर आए हमास के लड़ाके, क्योंकि एक जो बंधक था उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसको इलाज की जरूरत थी। तो ये दोनों सबूत आपके सामने। और अब अल शिफा के बाद अल रंतीसी अस्पताल की बात करते हैं। रंतीसी अस्पताल में दिखे हैं हमास के लड़ाके। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास के लड़ाके रंतीसी अस्पताल में भी दिखे हैं। अस्पताल के अंदर भागते दिखे हमास के लड़ाके। आईडीएफ ने आमने सामने की जंग के दौरान ये वीडियो लिया है। हमास के लड़ाके भागते दिखे हैं रंतीसी अस्पताल में। ये रंतीसी अस्पताल की तस्वीर देखिए कैसे यहां पर हमला किया इजराइल ने। और अस्पतालों में छिपाए गए बंधकों पर बड़ा दावा। हमास ने एक महिला बंधक की हत्या की। आईडीएफ ने खुफिया जानकारी पर यह दावा किया है, यानी आईडीएफ कह रही है कि यहां अस्पतालों में जो बंधक छिपाए गए उसमें एक महिला बंधक की हत्या कर दी गई। इजराइल के सामने हमास ने शर्तें रखी हैं। बंधकों पर अब तक की बातचीत बेनतीजा साबित हुई है। इजराइल के प्रस्ताव पर हमास सहमत नहीं है। आइए जरा बिगवाल पर आइए। बंधकों की रिहाई पर हमास की 5 शर्तें हैं, वो आपको दिखाते हैं। एक साथ सभी बंधक नहीं छोड़ेंगे, ये पहली शर्त है हमास की। इसके अलावा अभी सिर्फ 50 से 70 लोगों को रिहा करेंगे।
आरडीएफ को 3 से 5 दिनों तक सीज फायर करना होगा, हमले रोकने होंगे, फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना होगा, ये यहां पर शर्त है हमास की। पूरे गाजा को मानवीय मदद मिले, ये भी शर्त हमास ने रखी है। ये बंधकों की रिहाई पर हमास की 5 शर्तें हैं। जनरल माथुर, चलिए ये तो हम बात करेंगे कि किस तरह से नेगोशिएशन चल रहा है, और काफी दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि अब यहां पर डील हो जाएगी, तब डील हो जाएगी, अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। लेकिन मैं उससे अलग आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं उन 2 फुटेजेस पर, जिसमें एक वो सुरंग जिसमें ड्रोन कैमरा जा रहा है, और दूसरा अल शिफा अस्पताल की सर वो फुटेज जिसमें साफ दिख रहा है कि 7 अक्टूबर को वहां बंधकों का इलाज करवाने के लिए लेकर आए हमास लड़ाके। बिल्कुल गौरव, एब्सोल्युटली। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी ये कह रहा था, कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने, हमास ने तमाम लगभग सभी अस्पतालों, रिलीजियस प्लेसेस, स्कूलों में अपने अड्डे बनाए हुए हैं। तमाम वो जगह, अभी आप देखेंगे कि इटालवी डॉक्टर का बयान भी आया है, उसने कहा है कि मैंने 3 महीने वहां पर काम किया था, तो उस अस्पताल में कुछ स्थानों पर जाने की उनको इजाजत नहीं थी, उन जगहों का वो कंट्रोल कर रहे थे हथियारबंद लोग। अस्पताल में हथियारबंद लोग किसी जगह को कंट्रोल करते हुए नजर आए, ये कहाँ की बात है? ये निश्चित है कि उनके अड्डे, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और उनके छुपने की जगहें तमाम इन सेंसिटिव जगहों के नीचे हैं या उनसे कनेक्टेड हैं। ऐसा अभी आप देखेंगे इन सुरंगों में कमरे हैं, कोठरियां हैं, इसमें एयर कंडीशनिंग है, इसमें रहने की इतनी जगहें हैं कि आप 2 लेयर में बना हुआ है, 10 मीटर, उसके बाद और उसके नीचे। तो ये मान लीजिए आपकी, ये बहुत बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने इन जगहों का, हॉस्पिटल्स का, स्कूलों का गलत इस्तेमाल किया है। मैं कहता रहा हूं हमेशा से, अगर जितना पैसा इनके पास इन देशों से आया उसको अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटी में लगाते तो मुझे लगता है आज ये सिंगापुर की टक्कर में होता गाजा स्ट्रिप। नहीं, लेकिन फिर एक सवाल है, चलिए वो तो नहीं किया सर उन्होंने, वो तो हम सबको मालूम है, अगर वो कर देते तो बहुत कुछ हो जाता। लेकिन मैं आता हूं सर, जनरल माथुर होल्ड ऑन, मैं आता हूं सर आपके पास। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, ये जो 50 बंधक छोड़ देंगे, 70 बंधक छोड़ देंगे, 3 से 5 दिन का सीज फायर कर दो, ये डील क्यों नहीं हो पा रही है? कहां दिक्कत आ रही है? देखिए, ये जो बंधक जब पकड़े गए थे और इनको ले जाया गया था, इनके घर वालों ने, ये आज का नहीं है, ये पुराना रीति रिवाज है इजराइल में। ये लोग क्या करते हैं, जो बंधकों के जो फैमिली हैं वो उनकी विदाई कर देते हैं। अच्छा, उनका क्रियाक्रम कर देते हैं। मैं आपको ये सच बात है, ये पता है इनको कि कुछ भी कर लो, हो सकती 99% ऑफ द केस ये बंधक लौटते नहीं हैं। ये हिस्ट्री नहीं है, हमास पहले भी बंधक ले जा चुके हैं और हमेशा ये इनको ले लेते हैं और बंधकों को खत्म कर देते हैं। तो ये बंधक के साथ ये लोगों का ये जो लेन देन है, ये 90% केस में कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है हिस्टोरिकली। तो ये बंधक के साथ जो खेल है वो सिर्फ न्यूज चैनल वगैरह में सीमित रह जाएगा। इजराइल अपना काम जो आप देख रहे हैं हर रोज, आपके TV9 एक ही शायद चैनल है जो कंटिन्यूअस प्रेजेंस रखा हुआ है। आप देख रहे हैं ये ग्राउंड ऑपरेशंस और एयर ऑपरेशंस में कोई कमी नहीं आने वाली है बंधकों के चक्कर में। ठीक है सर, ये एक सच्चाई है। नहीं, वो तो दिख रहा है, और शायद हमास ने जो सोचा था सर कि जो बंधक उसके लिए सबसे बड़ी ढाल बनेंगे, यही बंधक उसके लिए आज सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं, जहां पूरी दुनिया में इजराइल के पास ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज है या सबसे बड़ा दावा है कि हम अपने बंधकों की रिहाई के लिए हमास के ऊपर हमला कर रहे हैं। गाजा में इंडोनेशियन अस्पताल पर हमला हुआ है, बमबारी से अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ की शेलिंग में 2 डॉक्टर्स की मौत हो गई है। फिलिस्तीनी मंत्रालय ने यह जानकारी दी है, गाजा में 200 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई है। यह भी फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है। और इंडोनेशियन अस्पताल में आरडीएफ की गोलाबारी की एक और खबर आपको दिखाता हूं। अस्पताल पर गोले बरसाते दिखे टैंक्स, दिन में भी अस्पताल पर बमबारी जारी है। इंडोनेशियन अस्पताल में हमास के अड्डे का दावा। इंडोनेशियन अस्पताल भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अल शिफा, रंतीसी, इंडोनेशियन, ये तमाम हॉस्पिटल जिन पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है, और उसका कहना है कि दरअसल अस्पताल कम और हमास के अड्डे ज्यादा है। भारी शेलिंग से तबाह हुआ इंडोनेशियन अस्पताल। गोलाबारी के बाद आई अस्पताल के अंदर की तस्वीर।
अस्पताल के मेडिकल इक्विपमेंट तबाह हो गए। देखिए भारी गोलाबारी से कैसे इंडोनेशियन अस्पताल में तबाही मची है। अस्पताल के मरीजों के कमरे, इमरजेंसी रूम सब तबाह हो गए। तो आइए आपको जरा बिग वॉल पर मैं 4 तस्वीरें दिखाता हूं। गाजा के अस्पतालों में कैसी तबाही मची हुई है, ये आप देखिए। ये 4 तस्वीरें शुरुआत इस अस्पताल से करते हैं, जो कि गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल और हमास का सबसे बड़ा सेंटर बताया जाता है। नाम है अल शिफा अस्पताल। पिछले कई दिनों से यहां पर इजराइल की जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वहां पर हैं, उनका ऑपरेशन चल रहा है। पूरी तरह से इस अस्पताल पर वो कब्जा करके बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि यही अस्पताल है जहां से टनल्स बनी हुई हैं जिसके नीचे, और जहां इजराइल लगातार उन टनल्स में हमास के एक लड़ाकों की खोज कर रहा है। दूसरा, रंतीसी अस्पताल। इस अस्पताल में भी हमास का ठिकाना है। यहां भी इजराइल लगातार हमले कर रहा है। बल्कि यहां पर ये फुटेज देखिए, ये 2 हमास के लड़ाके जो दिख रहे हैं, ये वीडियो आईडीएफ ने जारी किया और कहा है कि यहीं पर भागते इसके अंदर जाते दिखे हमास के लड़ाके, जिस पर उन्होंने तुरंत फिर वहां पर ब्लास्ट किया। ये देखिए, ये ऐसी तस्वीर आई। तीसरा, इंडोनेशियन अस्पताल। यहां भी हमास का ठिकाना, हमास के हथियारों का गोदाम, हमास का कमांड सेंटर, ये सब है। ये कहना है इजराइल की सेना का, और इसके नीचे भी टनल्स बनी हुई हैं। और एक चौथा अस्पताल, अल कुद्स अस्पताल, जिसको देखिए कैसे खंडहर कर दिया है इजराइल ने। यहां भी उनका दावा है कि इस अल कुद्स अस्पताल में भी हमास के ठिकाने बने हुए हैं। तो 4 अस्पताल, लेकिन अस्पताल और हमास के ठिकाने ये दोनों यहां पर हैं, ये कहना है इजराइल का। लेकिन अभी आपको और यहां जानकारी देता हूं मैं। देखिए, युद्ध में गाजा के जो अस्पताल तबाह हुए हैं वहां पर क्या दावा है फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का। अब तक 200 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो चुकी है, यह कहा जा रहा है। 130 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी घायल हुए हैं। अल शिफा में तबाही की बात करें तो अल शिफा में 8 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है, यह दावा यहां पर किया गया है। इसके अलावा आप देखिए, अल शिफा में 31 नवजातों को अस्पताल से बाहर निकाला गया, यह यहां पर दावा है। और अब तक 45 मरीजों की अल शिफा में मौत हो चुकी है। 250 से ज्यादा गंभीर मरीज अस्पताल में मौजूद हैं, यह अल शिफा अस्पताल के प्रशासन का दावा है। इंडोनेशियन अस्पताल में तबाही। इंडोनेशियन अस्पताल में आज के हमले में 8 लोगों की मौत हो गई। 2 डॉक्टर भी आईडीएफ की गोलाबारी में मारे गए हैं। 150 से ज्यादा गंभीर मरीजों का इलाज यहां पर जारी है। जबालिया कैंप से विस्थापित हजारों लोग अस्पताल में शरण लिए हुए हैं, ये यहां पर हम देख रहे हैं। लेकिन ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अगर आप इसमें अपनी बात अभी जोड़ें, फिर मैं विपिन के पास जाऊंगा। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट कर दिया आपने। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ गौरव जी, कि आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको नजर आएगा ये है बेबी मिल्क प्लांट। सद्दाम हुसैन के 1992 के लड़ाई के दौरान इस बेबी मिल्क प्लांट पे अमेरिका ने खूब बमबारी की और बहुत हल्ला मचा। बट जब इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स जाकर के देखे वहां पे उनको बायोलॉजिकल वेपन मिला। तो आप अस्पताल का कोई भी नाम दे दीजिए, अगर वो वॉर क्राइम या वॉर चीजों में इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर अटैक इंटरनेशनली लाजमी है। और जैसे आपने भी कवर किया और आपके संवाददाता जो ग्राउंड पे उन्होंने भी कवर किया, कुछ इलाके अगर कॉर्डन ऑफ कर दिए गए हैं और वहां पे वेपन रखा है, तो आप उसका नाम अस्पताल रख लीजिए, बेबी मिल्क फैक्ट्री रख लीजिए, कोई भी रख लीजिए, उसके ऊपर अटैक होगा ही होगा। और इजराइल उसको बखूबी कर भी रहा है। और उसके आड़ में आप अल्लाह मचाएंगे कि ये बेबी मिल्क फैक्ट्री है या ये अस्पताल है या फिर ये स्कूल है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इसके नीचे से टनल जा रहा है गौरव जी, आप इस टनल के माउथ को कहीं और बॉम्बिंग करते हैं, उसकी जो शॉक वेव है वो आकर के ये अस्पताल को तबाही करेगा और इसमें जो फंसे मरीज हैं वो भी मरेंगे। एंड एग्जैक्टली यही हो रहा है। इनफैक्ट मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी ट्वीट किया है, कैसे पूरे टनल नेटवर्क के अंदर जहां जहां से टनल जा रहा है, रिहायशी इलाका हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, मस्जिद हो, ये सारे तबाह होंगे। और वो यही हो रहा है, यही हम देख रहे हैं। ठीक है, तो सुरंगों को तबाह करने के सिलसिले में जो भी उसके ऊपर उसका हाइड आउट होगा, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो और चाहे वो मस्जिद हो, सब पे उसका असर आएगा और उसमें भी तबाही दिखेगी। फाइनल वार्निंग
और ये फाइनल वार्निंग किसकी है अभी आपको बताता हूं। पहले ये खबर देखिए, लेबनान से हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, तबाह हुआ इजराइल का मिलिट्री बेस। बिरनित मिलिट्री बेस पर हिजबुल्लाह का हमला, मिलिट्री बेस को भारी नुकसान का दावा किया गया है। ये देखिए, ये अभी अभी की खबर आ रही है, इजरायली मिलिट्री बेस पर हिजबुल्लाह ने बड़ा अटैक किया है और उसके बाद किस तरह से वहां तबाही मची है। ये बिरनित मिलिट्री बेस है जिस पर हिजबुल्लाह ने हमला किया है। इस मिलिट्री बेस को भारी नुकसान पहुंचा है। ये इजरायल का सैन्य अड्डा है, इजरायल की एक यहां पर मिलिट्री बेस जिसको तबाह कर दिया हिजबुल्लाह ने अपने हमले में। और हिजबुल्लाह का इजरायल पर बड़ा हमला, लेबनान बॉर्डर से दागी उसने बुरखान मिसाइल, इजरायल को भारी नुकसान का दावा किया गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से यह दावा है। ये देखिए, बुरखान मिसाइल दागी है उसने, हिजबुल्लाह ने इजरायल के ऊपर। जंग को लेकर हिजबुल्लाह की बड़ी तैयारी सामने आई है। वीडियो जारी करके कहा है हम आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से यहां पर इजरायल को बड़ी चेतावनी दी है। जंग को लेकर वीडियो जारी करके उसने कहा कि हम आ रहे हैं। इजरायल पर भीषण पलटवार के संकेत दिए हैं हिजबुल्लाह ने। वीडियो में हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत दिखाई है। उधर देखिए, इजरायल को हूती विद्रोहियों की बड़ी धमकी मिली है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये देखिए, हिजबुल्लाह से जुड़ी 3 खबरें। एक तरफ उसने बिरनित मिलिट्री बेस पर अटैक किया, नुकसान पहुंचाया, बुरखान मिसाइल से अटैक किया, और अब वीडियो जारी करके कह रहा है कि हम आ रहे हैं। अभी हमारा हमला रुका नहीं है, विपिन के पास जाएंगे। विपिन लेबनान बॉर्डर भी गए थे, विपिन लेबनान बॉर्डर भी गए थे और वहां जाकर उन्होंने आपके लिए रिपोर्ट किया था। विपिन, लेबनान बॉर्डर कितना एक्टिव हो चुका है? देखिए, आज की तारीख में लेबनान वो दूसरा सबसे बड़ा मोर्चा है गौरव, जो खुलने के लिए बेकरार है। और वहां से जिस तरह के भाषण और जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, उससे ये जाहिर होता है कि लेबनान पूरी तरह से मूड में है कि अगर वॉर हुई तो देख लेंगे, आर पार की लड़ाई हम लड़ने को तैयार हैं। और इधर इस बीच उसका सबसे बड़ा आका, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा आका ईरान, आप जानते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 2 को लॉन्च करके यह संदेश दे दिया है कि हम भी इस जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो इजराइल को चौतरफा घेरने की कोशिश हो रही है और उसमें लेबनान दूसरा जंग का एक बड़ा मोर्चा है, जहां से रह रहकर मिसाइलें दागी जा रही हैं, अटैक्स किए जा रहे हैं, प्रोवोकेशन किया जा रहा है। लेकिन इजराइल ने साफ कहा है कि हमें पता है कि हमारे दुश्मन कौन है, लेकिन दुश्मन को मारना कैसे है, उसका जगह और वक्त दोनों हम तय करेंगे। इसलिए हर हमले का जवाब तो दिया जाता है, लेकिन कंसंट्रेशन कंप्लीटली हमास के ऊपर है, गाजा पट्टी में है। ठीक है विपिन, मैं आपके पास आगे भी आऊंगा, लेकिन देखिए, हूती विद्रोहियों और ईरान का आप जिक्र कर रहे थे, अब वही खबर हम लेकर आ रहे हैं। इजरायल को हूती विद्रोहियों की बड़ी धमकी, इजरायली जहाजों पर हमले की धमकी दी है हूती विद्रोहियों ने। संगठन प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा, रेड सी में सभी इजरायली जहाज उड़ा देंगे। यात्री जहाज पर भी हमले की धमकी दी है, जहाजों को तबाह करने का वीडियो जारी किया है यहां हूती विद्रोहियों ने। ऑलरेडी एक जहाज उन्होंने कब्जा भी कर लिया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है यहां पर, हूती विद्रोहियों का ऐलान जंग, समंदर में बड़े हमले की तैयारी में है हूती विद्रोही। इजरायल पर हमले का बड़ा प्लान बनाया है हूती विद्रोहियों ने। वीडियो जारी करके आईडीएफ को धमकी दी है हूती विद्रोहियों ने। ट्रिपल एच, पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह और अब हूती, ये तीनों इजरायल के खिलाफ खड़े हो गए। और धमकी के बाद हूती विद्रोहियों का बड़ा एक्शन सामने आया है। रेड सी से कार्गो शिप हाईजैक किया है हूती विद्रोहियों ने। हूती विद्रोहियों ने एक शिप जो कि भारत आ रहा था तुर्की से, उसका अपहरण कर लिया। क्रू मेंबर के साथ जहाज पर 25 लोग थे। आईडीएफ ने कहा जहाज इजरायल का नहीं है, इजरायल का कोई नागरिक भी जहाज पर नहीं है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, रेड सी से हाईजैक शिप पर बड़ा अपडेट। यमन के होदैदा ले जाया गया है हाईजैक जहाज। शिप हाईजैक पर नेतन्याहू के ऑफिस का बयान भी आ गया है। ईरान की मदद से यह जहाज हाईजैक किया गया। जहाज में कोई इजरायली नागरिक नहीं है, ये नेतन्याहू के ऑफिस ने क्लियर किया है।
तो हूती के कब्जे में कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर। आइए जरा इस गैलेक्सी लीडर के बारे में आपको और जानकारी देते हैं। रेड सी में जहाज पर हेलीकॉप्टर से हमला किया जाता है। हूती विद्रोहियों ने हमला कर जहाज अगवा किया। हेलीकॉप्टर से तुर्की से माल वाहक जहाज, एक कार्गो शिप भारत आ रहा था। जहाज का रजिस्ट्रेशन ब्रिटिश कंपनी के नाम पर है। जहाज को जापानीज कंपनी ने लीज पर लिया है। तुर्की से आ रहा था, भारत आ रहा था। ना इजराइल का कोई इसमें एंगल है, ना इजराइल का कोई नागरिक है। उसके बावजूद जनरल माथुर, हूती विद्रोहियों ने अगर इसको हाईजैक किया है तो दो ही कारण हो सकते हैं। या तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर वो दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहां से अगर दुनिया ने इजराइल पर दबाव नहीं बनाया तो वो यही करेंगे जो यह इस शिप के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल। जो दूसरी बात गौरव आपने कही है, मुझे ये लगता है कि वही बात ठीक है। हाँ। ये देखिए, इसमें 4 या 5 देशों के लोग या 4 या 5 देशों का स्टेक है। उससे उनको लग रहा है हूती विद्रोहियों को कि कम से कम इन 4-5 देशों में इसका असर पहुंचेगा, और शायद इसकी वजह से कोई इन्वॉल्वमेंट इनडायरेक्टली या किसी डायरेक्टली किसी प्रकार से इन पे प्रेशराइज करने के लिए हो जाएगा। एक बात मैं आपको बताता हूं गौरव, बिल्कुल साफ है। 45 दिन से लगातार लोग कह रहे हैं, हूती हो चाहे हिजबुल्लाह हो या कोई भी हो, हम आ रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे कहां आ रहे हैं? आई डोंट सी एनीवन, आई डोंट सी एनीवन सिंकिंग एनीथिंग देयर इन दैट प्लेस। कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये सब लिप सर्विस है, और ये सब सारा का सारा ये आज की तारीख में जितनी सफलता, आपने सवाल पूछा था ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन से, उसका जवाब मैं देना चाहता हूं। पड़ी थी बचपन में, असर हुआ। एक कहावत पड़ी थी बचपन में, एक कहावत पड़ी थी बचपन में, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो ये वही वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो रही है क्या? ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन रहे हैं, और ये मैं आता हूँ सर, एक व्यू और ले लेता हूँ मैं सर ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन का। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? देखिए, हमास से तो सीधी लड़ाई हो रही है, हिजबुल्लाह भी फायर कर ही रहा है, हमले कर ही रहा है। ये हूती को आप ये कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं इजराइल के लिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है गौरव, एंड आई थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं इसका थोड़ा सा एक मिनट टाइम दीजिएगा, मैं बताता हूँ जी। ये हूती विद्रोहियों का सबसे बड़ा एनिमी पता है कौन है? वो है सऊदी। ओके। और आज के तक जो सऊदी आपको याद होगा, अरामको अटैक में हूती विद्रोहियों का सबसे बड़ा हाथ था। बिल्कुल। आज के तारीख में ऐसा नजर आ रहा है गौरव जी कि हूती विद्रोहियों और सऊदी के कुछ लोग या सऊदी के शासन ये आपस में जुड़ने का एक मुहिम शुरू हो चुका है। वो अपने जो पुराने दुश्मनी जो हैं वो भूलने की कगार में है, और उसका एकमात्र रीजन है इजराइल की लड़ाई। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के खिलाफ ही नहीं, हो सकता भारत के खिलाफ भी ये बहुत बड़ा एक चेंज इन पावर ऑफ एक्सेस हो सकता है। और इसके ऊपर सभी, हमारा ही नहीं, पूरे दुनिया का सब बहुत बारीकी से इसके ऊपर नजर है। और जहां तक मैं गैलेक्सी लीडर को मैं पीछे इसलिए लगाया हूं, ये बहुत ही एक पेचीदा एक सिचुएशन है। आप देखेंगे भारत के पास भी बहुत सारे पानी में जाने वाले जहाज हैं, लेकिन ये सारे रजिस्टर्ड होती हैं। माल्टा एक कंट्री है बहुत छोटी सी, अब उस कंट्री में रजिस्टर्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि सबसे आसान है वहां रजिस्टर करना, सबसे सस्ता है वहां रजिस्टर करना। तो ये मालवाहक जहाज के ऊपर अटैक मतलब 5 या 6 कंट्री का इन्वॉल्वमेंट है। और हेलीकॉप्टर से अगर अटैक हुआ है तो इसमें ईरान पक्का इन्वॉल्व है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है गैलेक्सी लीडर का जो अटैक और ये जो अगुवाई किया गया है, ये इतना आसानी से इसका आंसर मिलने वाला नहीं है। और ईरान के ऊपर और प्रेशर बढ़ेगा आने वाले दिन में। गैलेक्सी लीडर एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। चलिए सर, आपने बड़ी बात कह दी। आप कह रहे हैं कि गैलेक्सी लीडर दरअसल गाजा युद्ध में एक अलग ट्विस्ट ला सकता है। इंतजार होगा क्या होता है, आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो लोग हाईजैक किए गए हैं वो सही सलामत हों, सही सलामत अपने घर पहुंचे। पूर्व ईरानी जनरल की इजराइल को धमकी, इजराइल नहीं रुका तो नए वॉर फ्रंट खुलेंगे। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व जनरल मोहसिन रेजाई का यह बयान है। कुछ सालों में इजराइल का अंत हो जाएगा, इजराइल पर कई मोर्चे से हमले होंगे। तो चाहे मौजूदा जनरल्स हो या पूर्व जनरल हो, ये सब इस वक्त इजराइल के खिलाफ बड़े बड़े बयान देते हुए, इजराइल के खात्मे के बयान देते हुए
और इसी बीच अमेरिका और इजराइल को ईरान की धमकी भी आ गई है। पहली बार अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत दिखाई है इजराइल ने। फतेह-2 मिसाइल की धमकी दिखाई है। यहां पर ईरान ने फतेह-2 मिसाइल से हमले का यहां पर थ्रेट दिया है। ईरान ने कहा हमारी मिसाइल के सामने डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं आएंगे। ये फतेह-2 है क्या? अमेरिका और इजराइल को ईरान कैसे आंखें दिखा रहा है, आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं। ईरान का हाइपरसोनिक चैलेंज क्या है? ईरान की अमेरिका और इजराइल को बड़े हमले की धमकी। हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह-2 से तबाही मचाने की धमकी दी है ईरान ने। मिसाइल के आगे सभी एडवांस डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाएंगे। यानी वो ये कह रहे हैं कि चाहे पेट्रियट हो, चाहे दूसरे डिफेंस सिस्टम हो, चाहे एरो 3 हो, सब नाकाम। मजबूत से मजबूत डिफेंस लाइन भेज सकती है फतेह-2, ये कहा ईरान ने। ईरान ने पहली बार फतेह-2 मिसाइल दुनिया को दिखाई है। फतेह-2 मिसाइल की ताकत क्या है? फतेह-2 मिसाइल की ताकत आप देख लीजिए। इसकी रफ्तार है 6170 किलोमीटर से लेकर 24,700 किलोमीटर प्रति घंटे तक, यानी आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा। रेंज इसकी 1400 किलोमीटर तक है। और ये विपिन, आप क्योंकि इसी का जिक्र कर रहे थे, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जनरल माथुर, अभी आप कह रहे थे कि लिप सर्विस है। अब ये जो फतेह-2 का शोकेस है, ये क्या है सर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि फतेह-2 आप देखिए कौन फायर करेगा, कहां से फायर होगा? क्या आपको एक 1400 किलोमीटर लंबी रेंज की मिसाइल की जरूरत है इजराइल के खिलाफ? चाहे वो हिजबुल्लाह फायर करे, चाहे वो हुती फायर करे, चाहे ईरान खुद फायर कर दे। ये सिर्फ एक दिखावा है। ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम लोग इसको एस्केलेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूं कि 45 दिन में उसने, ईरान ने कुछ नहीं किया और आने वाले और 45 दिनों में कुछ नहीं करेगा। सिर्फ इस प्रकार की बातें करता रहेगा। ईरान का एजेंडा बिल्कुल साफ है। वो इस्लामिक वर्ल्ड को मैसेजिंग कर रहा है कि मैं आपका सबसे बड़ा वो हूं और ही वांट्स टू बी ए इस्लामिक वर्ल्ड लीडर। और ये कुछ भी आप देखेंगे, मेरा जो मानना है, मेरी जो रीडिंग है वो ये है कि आने वाले समय में कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ दिखावा है। अच्छा, आप कह रहे हैं दिखावा है। मैं जरा एक बार इजराइल में क्या इसको लेकर सेंस है ये भी बात कर लेता हूं। विपिन, अगर आईडीएफ की या इजराइल के पावर कॉरिडोर्स में आपकी जो बात हुई हो, वो ईरान को या ईरान के इस तरह के शोकेस को, इस तरह की थ्रेट को कैसे देखते हैं? देखिए, ईरान एक बड़ा थ्रेट है, आप ये जानते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की तारीख में ईरान दो तरह की बात करता है। एक हफ्ते पहले ईरान का स्टेटमेंट सुनिए, वो क्या कहता है हमास को कि 7 अक्टूबर का हमला हमसे आपने पूछ के नहीं किया, इसलिए हम ग्राउंड पर आपके साथ नहीं उतरेंगे। और दूसरी तरफ फतेह-2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करके खामने की मौजूदगी में संदेश किसको है? संदेश वेस्टर्न वर्ल्ड को है कि इजराइल का अगर आप साथ दे रहे हैं और वहां से आकर यहां उनके लिए जंग लड़ सकते हैं, तो फिर हम यहां से आपको भी निशाना बना सकते हैं, आप अलर्ट रहिए। तो परसेप्शन का खेल है। होने वाला कुछ भी, जैसे एक्सपर्ट बता रहे गौरव, होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि परसेप्शन बिल्डअप करने की जरूरत और पूरे मिडिल ईस्ट में खुद को यह बताने की कोशिश कि आई एम द बॉस, आई एम सुपर पावर और मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे अधीन होकर काम करना पड़ेगा। और ये तमाम इस युद्ध में ऐसा दिखाई भी दिया है, ऐसा प्रतीत भी हो रहा है। और वो तमाम हथियार जो बरामद हुए हैं उसमें मेड इन ईरान की मुहर लगी हुई है। ऐसे 20% हथियार हमास के लड़ाकों के पास से बरामद हुए हैं। मतलब ईरान का इन्वॉल्वमेंट तो है ही। अब आप चाहे फुट सोल्जर मत भेजिए आपने, लेकिन आप मदद तो पूरे हथियारों से, पैसों से और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट से दे तो रहे ही हैं। चलिए इसी बीच एक देखिए, एक बड़ी खबर है। फ्रांस ने किया एटमी मिसाइल का सफल टेस्ट। बैलिस्टिक मिसाइल M51 का सफल लॉन्च किया है फ्रांस ने। 10,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में यह सक्षम है मिसाइल। तो देखिए, दुनिया के जहां दो हिस्सों में दो वॉर चल रही हैं, वहां कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज की, और खासकर फ्रांस जैसा देश जो कि नेटो में शामिल है, यूएनएससी में शामिल है, ये देश यहां पर अब एटमी परीक्षण करके अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आइए जरा आपको बिग वॉल पर इस बारे में बताते हैं कि कैसे इन दो जंग के बीच सफल टेस्ट से फ्रांस ने भी एटमी संदेश दिया है। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है फ्रांस ने, और यह मिसाइल पहली बार M51.3 पनडुब्बी से लॉन्च की गई है। परमाणु पनडुब्बी से अटलांटिक तट की तरफ ये लॉन्चिंग की गई, फ्रांस के लैंड्स इलाके से, और अटलांटिक तट की तरफ इसको लॉन्च किया गया। चीन, रूस और अमेरिका तक ये प्रहार करने में सक्षम है दूरी के हिसाब से। 2014 से इस मिसाइल को विकसित किया जा रहा है। 2025 तक फ्रांस के बेड़े में ये शामिल की जा सकती है। अब आपको बताते हैं कि M51 बैलिस्टिक मिसाइल कितनी ताकतवर है। 10,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है,
दूरी हिरोशिमा में गिराए गए बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था 15,000 टन था उसका वजन टीएनटी का। इसका वजन 52,000 किलो है और वॉरहेड 6 से 10 वॉरहेड एक साथ ले जा सकती है। नई पीढ़ी की SLBM है। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, ये फ्रांस एटमी टेस्ट क्यों कर रहा है और इतनी बड़ी मिसाइल, मतलब हर कोई दिखा रहा है कि हम कितने ताकतवर हैं। गौरव जी, आपका हर सवाल आज बिल्कुल सटीक है और इसका सटीक जवाब मैं गौरव भी बता रहा हूँ, दर्शकों के लिए बता रहा हूँ। आप लोगों को सुनकर के विश्वास नहीं होगा दर्शकों, ये पाकिस्तान को अगर आज के तारीख में एटमी ताकत किसी ने अगर बनाया है वो है फ्रांस। फ्रांस ने सबसे पहले एटमी ताकत और एटमी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेचा है। और मेरा फ्रांस के साथ काफी लंबा रिश्ता रहा है। एक कहावत है, सही पैसा देंगे आप तो फ्रांस आपको कुछ भी बेचेगा। फ्रांस सद्दाम हुसैन को टेक्नोलॉजी दिया है, लॉन्ग रेंज गन हो या इनिशियल एटमी जो सेंट्रीफ्यूजर्स की टेक्नोलॉजी हो, वो भी उन्होंने बेचा है। तो ये फ्रांस ये क्यों कर रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। फ्रांस पनडुब्बी की ताकत में अगर देखा जाए गौरव, आज की तारीख में मार्केट में बहुत बड़ा एक लीडर है। उनका पनडुब्बी हमारे पास भी है, उनका पनडुब्बी पाकिस्तान के पास। सर समय खत्म हो चुका है, प्लीज जल्दी अपनी बात पूरी करिए सर, 10 सेकंड है। तो ये जो पनडुब्बी है इसलिए बना रहे हैं ताकि इनको मार्केट में बेचा जाए। ठीक है।